आज अपन स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक सब्जेक्ट, आपका काफी इंपॉर्टेंट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, जो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स नहीं देता। मतलब ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसकी आपको इकोनॉमिक्स जानना, इसके सर ने फर्स्ट चैप्टर लिया था, बाद में एक चैप्टर लेंगे सर, तो मेरे पास 6 चैप्टर्स है फर्स्ट से लेके 6 तक। ठीक है, तो अपन जो आज पढ़ने वाले, अपन आज बजट पढ़ने वाले। आपने घर पे कभी सुना होगा बजट क्या होता है, अपने को सब्जी लेने जाना है तो बजट बनाना पड़ता है, वैसे ही ये बजट है। तो आज अपन उससे स्टार्ट करने वाले हैं। आ जाओ, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आज अपना, उसका अपन शुरुआत करते हैं फुल और तालियों के साथ। आज शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? इंडियन यूनियन बजट। चलो, सबसे पहले आपको पता है आपने जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके पहले अपने इंडिया पे कौन राज करता था पता है? ब्रिटिशर्स करते थे पक्का? क्या वेस्ट इंडीज वाले थे? नहीं थे ना, पक्का कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। चलो, अब देखो इसमें क्या है ना, आपको स्टैटिक पार्ट बहुत याद रखना पड़ेगा। मतलब कि फर्स्ट इंडियन बजट इंडिपेंडेंट जब हुआ था इंडिया, तब किसने प्रेजेंट किया था, किसने सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट किए थे, बजट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये सब अपने को पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग। और अपन, मेरे पास तो ऐसे ऐसे मतलब क्या फॉर्मूले होते हैं ना, आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। चलो, तो अपन आज स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1 इंडियन यूनियन बजट। अब देखो, आपको पता है बजट मतलब क्या होता है? बजट मतलब क्या करना? बजट का मतलब क्या है? बजट मतलब क्या? अरे तुम ऐसा नहीं करते हो क्या? मेरा बजट, कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो, अपना बजट है 8000, मैं 8000 तक शॉपिंग करूंगा, आपका बजट होता ही नहीं होता। आपने बजट नाम सुना है क्या कभी? गलती से सुना है ना? तो उसी को मैं उसी की बात कर रहा हूं, बजट की। हाँ, कैपेबिलिटी। बजट मतलब क्या है पता? अपन एक प्लान करते हैं, क्या मेरे पास इतनी इनकम है, मेरे पास ये मंथ में इतने एक्सपेंडिचर होने वाली है, तो अपन एक बजट बनाते हैं। हालांकि उस बजट में अपना कभी काम नहीं होता, ऑलवेज एक्सपेंडिचर हायर होते हैं और इनकम कम ही होती है अपनी, ये नॉर्मली देखा जाता है, तो उसे बजट कहते हैं। अब ये बात करें यूनियन की, यूनियन मतलब किसी स्टेट की बात करता है या इंडिया की बात कर रहा है? यूनियन का मतलब स्टेट है या इंडिया है? स्टेट या यूनियन? अरे स्टेट और इंडिया की, मैं इसमें ये स्टेट की बात कर रहा है या इंडिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? यूनियन मतलब स्टेट को मिला के यूनियन बनता है, उसे इंडिया कहते हैं। आपको पता है क्या? यूनियन उसी को ही कहते हैं, स्टेट नाम नहीं यहाँ पे, ये इंडिया की बात कर रहा है। यूनियन मतलब क्या? सब स्टेट को मिला के एक यूनियन बनता है, उसे इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इंडिया। तो इसे पूरे इंडिया का मिला के, पूरे इंडिया यूनियन का मिला के क्या बनता है? बजट बनता है। इंडिया पता है ना क्या है? ये भारत मेरी मातृभूमि है, ये भारत में अपन जब रहते हैं ना, ये आपने बचपन में था ना, आपको वो था ना, फर्स्ट पेज पे था ना शायद, अपन कहते थे ना कि भारत माझा देश आहे, सर्व भारतीय माझे बांधव है। मराठी में ऐसे बोलते थे, हिंदी में पता नहीं मेरे को क्या बोलते थे, और इंग्लिश में तो अपन नहीं थे, अपन मराठी स्कूल में, तो अपने को इतना ही पता है। चलो, तो ये इंडियन यूनियन बजट की बात कर रहे, मतलब इंडिया की बात कर रहे। चलो, अब देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट इंडियन बजट था वो किसने प्रेजेंट किया था? विल्सन, जिसके पास विल थी, इच्छा थी। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे फॉरेनर का नाम क्यों आया, इंडियन वाले का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि उस टाइम पे कौन था? ब्रिटिशर थे। तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके उसमें, आपके इसमें भी है ना बोल्ड में। चलो, तो फर्स्ट इंडियन बजट किसने प्रेजेंट किया था? विल्सन, जिसके पास विल थी, इच्छा थी। ध्यान रखना, ऐसे याद करना कि फर्स्ट इंडियन बजट विल्सन ने दिया था, जिसके पास विल थी प्रेजेंट करने में। ध्यान रखना। उसके पहले किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके पहले प्रेजेंट किया था। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट इंडियन बजट किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो किसने? विल्सन ने किया था। भले ही नाम वहां पे इंडियन बजट की बात कर रहा है, इसका मतलब आप ये मत सोचो कि वहां पे कोई जोशी होगा, कोई मनमोहन सिंह होंगे, कोई नहीं होंगे, इंडियन बजट नहीं, बट फर्स्ट इंडियन बजट फॉरेनर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका नाम क्या है? विल्सन। हाँ या ना? ओके। अब सबसे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, वो बजट जिसने प्रेजेंट किया था, वो फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? अपना शानमुखम चेट्टी। जो शान से एकदम जिसने बजट प्रेजेंट किया था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, जिसने शान से प्रेजेंट किया था, वो शानमुखम चेट्टी था। याद रखना, शान से फर्स्ट इंडियन बजट प्रेजेंट करने वाला जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर था, कौन था? शानमुखम चेट्टी।
कब किया था? नवंबर 26, 1947। हाँ या ना? तो एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, हु इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन यूनियन बजट? तो शान से बोलना कि शान चट्टी आया था, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में इंग्लिश में होता था, पहले जो बजट था वो इंग्लिश में होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता नहीं था मराठी क्या होता है, हिंदी क्या होता है, तो वो क्या करते थे कि इंग्लिश में ही प्रेजेंट करते थे उस टाइम पे, ठीक है। और ध्यान रखना, दो बंदे जो बजट में नहीं आए थे, सिर्फ दो ही बंदे बजट में प्रेजेंट नहीं थे, पूरे बजट में सिर्फ दो ही बंदे प्रेजेंट नहीं थे। एक था बहुगुणा, जिसके पास बहुगुण थे बहुत, वो बोला मैं ऐसे मीटिंग में नहीं आता, और दूसरा तो नियोगुणी बोला कि नहीं जाऊंगा मैं। तो ध्यान रखना यहां पे क्या लिखा है, देखो ये लाइन, मिस्टर नियोगनी, नियोगनी क्या क्या पता नहीं, और बहुगुणा वेर द ओनली टू फाइनेंस मिनिस्टर हु डिड नॉट प्रेजेंट एनी इंडियन बजट। किसी भी इंडियन बजट में तो वो आए नहीं। एक तो बहुगुण, उसने बोला मेरे पास बहुत गुण है, मैं नहीं आऊंगा ऐसे मीटिंग में। दूसरा कौन है? नियोगी, वो नहीं, उसमें नाम, उसके नाम में ही नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द टू फाइनेंस मिनिस्टर और टू इज द मिनिस्टर हु डिडंट नेवर पार्टिसिपेट इन द इंडियन यूनियन बजट। तो ध्यान रखना ये दो नाम है रखना। और सबसे ज्यादा बजट जिसने प्रेजेंट किया इंडिया में वो कौन है? वो देसाई है, देह में देता हूं प्रेजेंट। वो कौन है? देसाई, मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 इंडियन बजट रिप्रेजेंट किए थे। अब ये बजट होता है क्या, बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या आता है, क्या चीजें, बट अब स्टैटिक पार्ट याद रखना सिर्फ, ठीक है। तो किसने सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट किए थे? मोरारजी देसाई ने याद किए। जी बोलना, अपने घर का इंसान नहीं दो, देसाई बोलना, देसाई जी ने किया था, हाँ या ना? ओके, ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें तीन चार चीजें याद रखना। सबसे पहले किसने बजट इंट्रोड्यूस किया था? विल्सन, जिसके पास विल थी। दूसरा, इसमें दो मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं, मतलब दो मिनिस्टर कभी भी प्रेजेंट नहीं हुए, एक बहुगुणा था, एक नियोगी थे, ये दो लोग याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में था। और सबसे ज्यादा बजट किसने प्रेजेंट किए? देसाई जी ने प्रेजेंट किए थे। चलो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजी इसका अंडर द बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपन अभी ये पढ़ने वाले मस्त। अब इसको कैसे याद रखना है, सुनो, अपन इसको बहुत मस्त याद रखेंगे, आप भूल ही नहीं जाओगे। क्यों हॉर्न बना गई? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वाह क्या हैंडराइटिंग है आज, नजर ना गई किसी की। चलो अब देखो, सुनो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल मतलब पूरे साल का बजट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब यहां पे आपका पैसे की बात कर रहा है। और इसका आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल कौन सा बोल रहा है? एक एक दो, एक एक पैसे दो, मतलब एक एक दो, याद रखना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है विच आर्टिकल डिस्क्राइब द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको बोलना एक एक दो, मतलब 112। पैसे की बात करना तो एक एक दो सब, तो 112 आर्टिकल याद रखना। अब इसमें क्या होता है, और जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पीरियड होता है ना, वो कौन सा होता है? 1 मार्च टू 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अपना कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी टू दिसंबर। आपका कैलेंडर मेरा कैलेंडर सेम है, ऑब्वियसली सेम ही होगा मेरे हिसाब से। जनवरी में स्टार्ट होता है आपके यहाँ पे भी, मेरे यहाँ पे भी जनवरी, दिसंबर में खत्म होता है आपके यहाँ पे, मेरे भी दिसंबर में खत्म होता है, ये नॉर्मल है। बट फाइनेंशियल ईयर कब होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च पे खत्म होता है, ठीक है, हाँ या ना? चलो देखो, आर्टिकल 102 क्या बात करता है? 112, गवर्नमेंट टू प्रेजेंट पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ये किसकी बात करते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओहो, ये किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे डायग्राम निकालो मस्त, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की बात करता है। ये किसकी बात करता है? रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की बात करता है। इसमें अपन डायग्राम निकालने वाले बहुत सारे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स आएंगे, तो ऐसे लिख लो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 112, ये पूरे साल का फाइनेंशियल की बात करनी है। ऑनलाइन वाले बच्चों नोट्स बुक निकाल लो, नहीं निकाली होगी तो कहीं से पेपर का नीचे पड़ा होगा तो, या आप जमीन पे भी लिख सकते हो, आपके पास होगा तो। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेडिंग दो, नीचे उसमें एक सेक्शन लिखना आर्टिकल 112, मतलब 112, उसमें आता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? आरबीआई नहीं, अरे वो तो अलग बात है, वो इंटरनली टैक्स। आप टैक्स पे करते हो ना, इनकम टैक्स,
वो कहां पे चले जाता है? गवर्नमेंट के पास चले जाता है या नहीं जाता है? हाँ या ना? हाँ। तो उनका क्या है? रिसिप्ट है वो क्या है? रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा आना, गवर्नमेंट को पैसा आना। रिसिप्ट का मतलब है गवर्नमेंट को पैसा आता है। वो कहां से आता है? टैक्स से आता है। यहां पे लिखो, बाद में नहीं समझेगा आपको, इनकम टैक्स रिसीव्ड। इनकम टैक्स रिसीव्ड मतलब रिसिप्ट। ओके। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स क्या है? ओहो, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स क्या है? आपको नहीं लगता गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, योजनाएं होती है, उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट की वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। आपको नहीं लगता ये इनकम टैक्स में जो लोग बंदे काम करते हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो ये सैलरी उनके लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो यहां पे आप लिख सकते हो एक्सपेंडिचर में सैलरी लिख सकते हो, सैलरी लिख सकते हो, ठीक है। स्कीम्स लिख सकते हो, ठीक है, हाँ या ना? चलो, सैलरी लिख सकते हो या स्कीम्स भी लिख सकते हो। चलो, ये अपन ने पढ़ा 1 अप्रैल टू 31 मार्च को प्रेजेंट किया जाता है। अब एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट कौन कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है? व्हाइट 10 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। कितने पेज का डॉक्यूमेंट होता है? व्हाइट 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है। यहां पे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइट ब्रैकेट में लिखना 10 पेज डॉक्यूमेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अपने को कोई छोड़ने का नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, आर्टिकल भी पूछ सकते हैं। अपने को एक गुड न्यूज अच्छी कि अपने यहाँ पे एक स्टूडेंट है, अभी CSET का रिजल्ट आया, ही गॉट 188 मार्क्स आउट ऑफ 200। अपनी ही क्लास का है वो, हमारा ही स्टूडेंट है, ही गॉट 188 आउट ऑफ 200। चलो, 10 पेज डॉक्यूमेंट है। अब देखो अपन इसमें पढ़ने वाले 3 टाइप्स। सबसे पहले आएगा आपका फर्स्ट, ऐसे 3 टाइप्स आएंगे। इसमें आएगा आपका सबसे पहले आएगा कंसोलिडेटेड फंड, फिर उसके बाद आएगा आपका कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। अपन सब पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, और आएगा आपका ये पब्लिक अकाउंट, ठीक है। ये 3 अकाउंट है। ध्यान रखना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, उसके अंदर 3 टाइप्स आती है। एक आता है आपका कंसोलिडेटेड फंड, एक आता है कॉन्टिजेंसी फंड, एक आता है पब्लिक अकाउंट। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से 3 अकाउंट आ जाते हैं, कौन से 3 फंड आ जाते हैं। तो याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। अब देखो, इसमें पहले बात करें कंसोलिडेट फंड। आपको कंसोलिडेट से क्या लगता है? इकट्ठा करना। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मीनिंग क्या है? इकट्ठा करना। कॉन्टिजेंसी अपन ने कहीं तो पढ़ा था, कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है क्या? कॉन्टिजेंसी, कान खोल लो, कॉन्टिजेंसी पढ़ा था। कॉन्टिजेंसी मतलब ऐसा इवेंट हो जाता है जहां पे पैसा चाहिए होता है इमरजेंसी केस में, तो उस फंड को क्रिएट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्टिजेंसी फंड किया जाता है। पब्लिक अकाउंट मतलब आपने एफडी कर दी, आपका एफडी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, आपका पैसा है, इसी उसे पब्लिक अकाउंट कहते हैं। आपका पैसा गवर्नमेंट के पास है। एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि पब्लिक पैसा, सॉरी, पब्लिक फंड होल्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड, आपको 3 ऑप्शन आएंगे, ए कंसोलिडेटेड अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड, बी आएगा कॉन्टिजेंसी फंड, थर्ड आएगा पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक का पैसा जब गवर्नमेंट होल्ड करती है तो उसे कौन सा अकाउंट कहते हैं? पब्लिक अकाउंट कहते हैं, हाँ या ना? क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ राइट नहीं होता, वो आपका पैसा होता है। स्टार्ट करें, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा, इसमें 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 10 पेजेस का व्हाइट डॉक्यूमेंट होता है, इसमें रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसा अपन ने पढ़ा होगा ना अकाउंट में कि आपका होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका बैलेंस शीट, सेम ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। चलो, तो अपन बात करने वाली सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड की बात करें। चलो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट फंड्स और रेवेन्यूज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, मनी बोरोड, रिसीव्ड फ्रॉम लोन्स। देखो, रेवेन्यू कहां से आएगा? टैक्स से। रेवेन्यू कहां से आएगा? टैक्स से। वहां पे इमीडिएटली जैसे मैं लिखता हूं ना, आप भी लिखते जाओ, मतलब आपको समझेगा रेवेन्यू का मीनिंग क्या है।
जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि ऑल रेवेन्यूज आएगा आपका टैक्स से। ऑल रेवेन्यू रेज बाय गवर्नमेंट, मनी बोर्ड। आपको लगता है गवर्नमेंट भी पैसा लेती है आरबीआई से? आपको पता है अभी 7 लाख करोड़ कुछ तो भी आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिया। आरबीआई को प्रॉफिट उतना है क्योंकि आरबीआई के पास, आरबीआई के ऊपर कंट्रोल किसका है? स्टेट का या सेंट्रल का है? सेंट्रल का स्टेट है, तो उससे भी क्या लेती है वो? लोन लेती है। आपको नहीं लगता कभी कभी गवर्नमेंट डिबेंचर्स इश्यू करती है, बॉन्ड इश्यू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कि 3 साल के लिए आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा, 3 साल के लिए बॉन्ड इश्यू करते हैं, तो वो क्या है? लोन, मनी बॉरोड, मनी भी बॉरोड करते हैं, हाँ या ना? एंड रिसिप्ट फ्रॉम लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, और लोन गवर्नमेंट भी देती है। आरबीआई, आप आरबीआई से लोन लेते हो तो भी गवर्नमेंट क्या उसके लिए लोन आपको देती है, मतलब उसके रिसिप्ट है, हाँ या ना? गिवन बाय द गवर्नमेंट फ्लो इनटू द, किसमें चला जाता है ये सब? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। तो यहां में आप लिख सकते हो रेवेन्यू की बात कर रहा है ये, ठीक है। यहां पे बात कर रहा है कि आपने मनी बोरोड किया, यहां पे बात कर रहा है आपने लोन रिसीव्ड किया, ठीक है। यहां तक इसने इतनी बात कर दी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है, मनी बोरोड, लोन रिसीव्ड, ये 3 आइटम अपन ने अभी तक देखे। चलो, ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम दिस फंड एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शंस आइटम मेड फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट रखना, विदाउट पार्लियामेंट कैपिटल आप पैसा नहीं निकाल सकते। मतलब ये तो ध्यान दो, सुनो, ये कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट में 500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, मुझे उसमें से 5 करोड़ रुपए निकालना है, मतलब मैं मिनिस्टर हूं, ठीक है, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। आप पैसा तभी निकाल सकते हैं, आपको पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। पार्लियामेंट मतलब जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सब जमा होता है ना, उनका सेशन होता है, तो उस सेशन में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कि मुझे 200 करोड़ चाहिए इसमें से। जब पूरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तब आपको वो अप्रूव किया जाएगा। तो इससे पैसा निकलना नामुमकिन है जब तक आप पार्लियामेंट की परमिशन नहीं लेते। तो यहां पे लिखना, अगर पैसा निकलना इसमें से, मनी विड्रॉ विद द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। आप पैसा निकाल सकते हो, बट किसके परमिशन से? पार्लियामेंट के परमिशन से पैसा आप निकाल सकते हो। उसे क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, कंसोलिडेटेड फंड हुआ, यहां तक किसी को कुछ डाउट, हाँ या ना? ओके, चलो, ये नॉर्मल अकाउंट है कंसोलिडेटेड, इसमें सब पैसा कंसोलिडेट होते जाता है, इसलिए उसे कंसोलिडेट कहता है, इकट्ठा होता है पैसा यहां पे। बट यहां से आपको पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की परमिशन लगेगी आपको। और इसमें सबसे पहले टाइप पढ़ते हैं कंसोलिडेटेड फंड में। अब क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट्स। आपको कुछ नाम सुनाई देगा डिमांड करना ग्रांट की? आपको पता है मिनिस्ट्री होती है, देखो कहां पर लिखा था, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, पहले पढ़ते अपन फिर आपको बताता। चलो, डिमांड फॉर ग्रांट्स। ग्रांट्स मतलब पैसा ग्रांट किया जाता है, उसकी डिमांड की जाती है कि मेरे को 10 करोड़ चाहिए, मेरे को 20 करोड़ चाहिए, ये पार्लियामेंट का आपको ग्रांट करना पड़ता है। चलो पढ़ो, डिमांड फॉर ग्रांट्स इन द फॉर्म इन विच एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है? एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, फ्रॉम द किससे? कंसोलिडेटेड फंड इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट and required to be voted upon the Lok Sabha are submitted in pursuance of आर्टिकल 113। जो 13 है वो मुझे दे, जो 13 है वो मुझे दे। डिमांड फॉर ग्रांट, ग्रांट करने की डिमांड, मुझे पैसा चाहिए, मुझे इतने एक्सपेंडिचर चाहिए, तो आपको डिमांड करनी पड़ती है। देखो क्या लिखता है, द डिमांड फॉर ग्रांट इंक्लूड प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रांट टू स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट टुगेदर विथ लोन्स एडवांसेस। Generally, one grant for grant is presented in respect of each ministry or department. कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इधर आ जाओ। चलो, यहां पर लिखो डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है।
डिमांड फॉर ग्रांट्स को क्या कहते हैं? एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, अभी फूड मिनिस्ट्री है, फूड मिनिस्ट्री पता है आपको? अब मुझे एक बात बताओ, आप बिग बाजार से कोई फूड लेते हैं, उसके ऊपर एफएसएसआई का कुछ मार्क्स होता है? एफएसएसआई, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा उसमें ग्रीन टिक होती है। अरे आपने कभी डीमार्ट से कुछ लिया है या कोई भी मॉल से कभी कुछ फूड प्रोडक्ट लिया, उसके ऊपर उसके पीछे एफएसएसआई का मार्क्स होता है, आईएसओ 9000 कुछ स्टैंडर्ड ऐसे मेंटेन किया होता है। वो क्यों होता है? क्वालिटी मेंटेन करते। तो वो कौन सी, वो मिनिस्ट्री कौन सी है? फूड मिनिस्ट्री है। तो फूड मिनिस्ट्री अगर कहती है कि उनको अगर पैसा चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, अपने ऑफिस में एम्प्लॉइज बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, तो उनको पैसा चाहिए। तो मिनिस्ट्री क्या करती है? फिर डिमांड करती है ग्रांट की, कि हमको आप क्या कहोगे, 50 करोड़ रुपए चाहिए हमको। तो वो कहां पे करना पड़ेगा आपको? पार्लियामेंट में करना पड़ेगा कि हमको 50 करोड़ रुपए चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो एक मिनिस्ट्री एक डिमांड कर सकती है, या बड़ी मिनिस्ट्री है तो एक से ज्यादा भी दो डिमांड कर सकती है। यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? मिनिस्ट्री की। एक मिनिस्ट्री, देखो यहां पे बात कर रहा है मिनिस्ट्री की। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट समझा? डिमांड करना मतलब एस्टिमेट, इतने एक्सपेंडिचर लग सकता है, इसकी डिमांड करना। आपको पता है पार्लियामेंट में कैसा होता है? पार्लियामेंट में यहाँ पे इसको अपॉइंट किया जाता है, जो मेन चेयरमैन होता है, चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। चेयरमैन किससे अपॉइंट होता है? जो मतलब जो जीते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल भाजपा मेजोरिटी है, बीजेपी मेजोरिटी है, तो उनका एक चेयरमैन बैठेगा उधर। ठीक है, अब इस साइड पूरे मेजोरिटी जिन्होंने इलेक्शन जीता है, या अपोजिट पार्टी जिन्हें इलेक्शन हार चुके हैं, तो इनका सेशन होता है। तो इस सेशन में चेयरमैन कहता है कि हेलो, अभी फूड मिनिस्ट्री के लिए 50 करोड़ रुपए चाहिए, आपको मंजूर है सबको? तो सब बोलते हैं हाँ मंजूर है, मंजूर है, सबके वोट्स लिए जाते हैं, तो डिमांड की जाती है। तो चेयरमैन क्या करता है? डिमांड करता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, कि इनको 50 करोड़ रुपए चाहिए। किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। तो ऐसे हर मिनिस्ट्री को दिया जाता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स दिया जाता है। ग्रांट्स मतलब पैसा देना, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल। अब ये गवर्नमेंट की बात कर रहा है, इधर देखो अपन किसकी बात कर रही थी? यहाँ पे मिनिस्ट्री की बात की थी कि एक मिनिस्ट्री को इतना 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 पैसा चाहिए। अब गवर्नमेंट पूरा एप्रोप्रिएट बात करेगा कि हमको इतना सारा फंड चाहिए पूरा मैनेज करने के लिए। तो नेक्स्ट इसमें क्या आता है? एप्रोप्रिएशन बिल। इसके ऊपर अपन एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, आपको समझ जाएगी। नेक्स्ट क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल। देखो क्या कहता है? एप्रोप्रिएशन बिल गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट to withdraw fund from the consolidated fund of India for meeting the expenditure during the financial year। अब यहां पे लिखो एप्रोप्रिएशन का मतलब है पावर टू गवर्नमेंट, पावर टू गवर्नमेंट टू विड्रॉ, पावर टू गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। आपको पता है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकलना है तो परमिशन चाहिए, पार्लियामेंट में परमिशन लेनी पड़ती है। बट अगर अपने एप्रोप्रिएशन बिल पास कर दिया मतलब आपको पावर मिल जाएगी, आप पैसा निकाल सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसमें से बताओ ऐसा कौन सा बिल है जो गवर्नमेंट को पावर देता है पैसा विड्रॉ करने की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये पूरा पैसा इकट्ठा होता है, ये पूरे गवर्नमेंट का पैसा होता है। तो आपको यहां से पैसा निकलना है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए होती है। बट एप्रोप्रिएशन बिल अगर आप पास करते हो, बिल क्या होता है? एक बिल पेज होता है, वो चेयरमैन लेके आता है कि हाँ ये मिनिस्ट्री पूरे गवर्नमेंट को, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी अभी मेजोरिटी में है, तो चेयरमैन बोलेगा कि बीजेपी को अभी 300 करोड़ रुपए चाहिए। तो अगर पूरे लोग पास कर देते मेजोरिटी, टू थर्ड मतलब 6 लोग, 6 लोगों का टू थर्ड मतलब कितना हुआ? 4 लोग। अगर 6 में से 4 लोग बोलते ठीक है मैं मंजूर है, तो आपका एप्रोप्रिएशन बिल मंजूर हो जाएगा, फिर बीजेपी को 300 करोड़ मिल जाएंगे पूरे साल के लिए। एप्रोप्रिएट एक अमाउंट होती है, उनको पावर दी जाती है फिर कि आप क्या करो 300 करोड़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल लो, आप आपका काम स्टार्ट कर दो। उसे क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ पावर, विच गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकलना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। डाउन 3 चलो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है।
वही लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंस बिल। अब पैसा चाहिए, एक 10 रुपए दो। आर्टिकल कौन सा है? 110। एक 10 रुपए दो मुझे, मतलब फाइनेंस बिल। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस बिल क्या होता है। अब आपको पता है इनकम टैक्स कितना है, पता है आपको? इनकम टैक्स नाम सुना है कभी गलती से? आपके मम्मी पापा जॉब करते कहीं पे सैलरी, या आपकी कोई इनकम होगी बिजनेस की, आप रिटर्न भरते हो क्या? इनकम टैक्स रिटर्न आपके घर वाले भरते हो? कभी नाम सुनो ना घर वाले से, कभी गलती से बैठोगे कुछ खाने पीने, कुछ गेम्स वेम्स खेलोगे तब सुनो अरे इनकम टैक्स रिटर्न, हाँ क्या कुछ तो सुना है शायद कहीं गलती से। इनकम टैक्स ये क्या होता है? अरे मतलब फॉर एग्जाम्पल सुनो, अब मेरी इनकम है 5 लाख रुपए, 2.5 लाख तक आपको मतलब कुछ पे नहीं करेंगे। अब जैसे मेरी इनकम 2.5 लाख है तो मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट बोलता है आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख है तो आपको 5% पे करना है। तो आपको 5% पे करना है, मतलब 2.5 से 5 लाख कितना हुआ? 2.5 लाख। 2.5 लाख के आपको 5% पे करना है, तो 2.5 लाख का 5% कितना हुआ? क्या क्वेश्चन पूछा सर आपने? हाँ 50,000, 5%, 5,000। 2.5 लाख का 5%, 5,000। 2.5 लाख, 2,50,000 का 5%। क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने, वाह! स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को। कितनी सिंपल बात है। 100% मतलब 2.5 लाख, 10% मतलब 2,25,000। ऐसा बोलने वाले थे आप। 22,500। क्या? अरे इधर आओ, ये देखो, ये 2,50,000। हाँ 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 हाँ। इसका अपने को कितना निकालना है? सॉरी, इसका अपने को कितना निकालना है? 5%। अब मुझे बता, ये 2 गए, ये 2 गए, ये बचपन में आपने पढ़ा है। 25 से 5 125, कितना हुआ? 12,500। 12,500 आपका टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको मैथ्स नहीं है, अच्छा हुआ भगवान बचा लिया इन बच्चों को आपने, सच में थैंक यू सो मच गॉड। अगर इनको मैथ दिया जाता और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता कि आप इनका 5% निकालो, मतलब 3 घंटे पहले 1 घंटा तो इसमें ही जाता, ये क्या है भाई, फिर 1 घंटा आ गया अच्छा इसमें, फिर बाद में 1 घंटे में लास्ट में इसका आंसर आएगा, तो आपको इसमें जितने जुगो है ना उतने ही जुगो आपको एग्जाम में मिलेगी। फिर अच्छा हो आपको मैथ्स नहीं है और लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स का है, भगवान ने दिया आपको, थैंक यू सो मच। सीएस वाले बच्चों का ऐसे ही होता है, जनरल में भी जब पहले ऐसा था सीएस में कि अपने को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद ही नहीं थे, इसलिए अपन थियोरेटिकल पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली अपना इंटरेस्ट ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, बट थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट करो, कैलकुलेट करना 10% 5% आना चाहिए इमेज। चलो अब फाइनेंस बिल, उसमें क्या होता है, अगर टैक्स मॉडिफाइड करना है अपने को, अभी टैक्स का परसेंटेज क्या है, फॉर एग्जांपल 5% है इंडिया में, अपने उसको 10% करना है, मॉडिफाइड करना है, तो एक फाइनेंस बिल लाना पड़ता है। वो बिल एक साल में हर साल आता है, ध्यान रखना, फाइनेंस बिल हर साल आता है। देखो क्या बोलते हैं, अब फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल डिफाइन इन एक 10 रुपए दो 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर लेवी न्यू टैक्सेस, कुछ न्यू टैक्स लाना है, उसको मॉडिफिकेशन करना है ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर और कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये सबमिट किया जाता है बियॉन्ड द पीरियड अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट आर सबमिटेड टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपको ये सबमिट किया जाता है। कौन सबमिट करता है पता है? फाइनेंस बिल। भगवान उठा लिया आज मेरे को। फाइनेंस बिल कौन रिप्रेजेंट करता है? मुझे एक बात बताओ, आप फॉर एग्जाम्पल फूड का कुछ होगा तो फूड डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट करेगा, तो फाइनेंस का फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेगा फाइनेंस बिल। वो निर्मला सीतारमन पता है ना, वो लेके आती है ऐसा सूटकेस, वो वहां पे बिल रिप्रेजेंट करती है, क्या इतना इतना टैक्स होगा अभी इंडिया में, वो फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है फाइनेंस बिल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब इधर उधर मत देखो कौन है कौन है कौन है, उसमें ही होगा आंसर, आजू बाजू में नहीं होगा आपका फाइनेंस मिनिस्टर, तो पढ़ते जाओ न्यूज़पेपर, ठीक है। द फाइनेंस बिल इज अकम्पनीड बाय मेमोरेंडम कंटेनिंग एक्सप्लेनेशंस ऑफ द प्रोविजंस इंक्लूडेड इन। अभी तक लिखो आपको बहुत सिंपल में लिखना पड़ेगा, क्या करें, यहां पर लिखो फाइनेंस बिल, यहां पे लिखो फाइनेंस बिल एक 10 रुपए दो, इसमें क्या किया जाता है, टैक्स मॉडिफाइड किया जाता है या न्यू लाया जाता है, ठीक है। इसके साथ एक मेमोरेंडम होता है, क्या होता है इसके साथ, एक मेमोरेंडम होता है, उसमें एक्सप्लेनेशन होता है, उसमें क्या होता है,
एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। चलो, और ये कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है स्वीप? लोकसभा। पता है लोकसभा क्या होती है? कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है ये स्वीप? अरे मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र में मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ क्या फाइनेंस बिल? महाराष्ट्र में प्रेजेंट कर सकता हूँ कि मैं पूरे इंडिया का फाइनेंस बिल? तो अपनी महाराष्ट्र राज्यसभा है, कर्नाटक राज्यसभा, हरियाणा उनके यहाँ पे राज्यसभा, उधर के जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एमपीज होते हैं, जो खासदार होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो वहां पे जाते हैं, तो वहां पे फाइनेंस बिल रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लोकसभा। तो लोकसभा में ये बिल जाता है, जो पूरे इंडिया में रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी बिल आएगा तो वो कहां पे जाता है? लोकसभा में जाता है, पूरे इंडिया में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये राज्य आपको ऑप्शंस आएंगे, राज्यसभा या लोकसभा। याद रखना, राज्य की बात नहीं है। जब इंडिया की बात होगी तब राज्यसभा नहीं आएगा, तब कौन आएगा? लोकसभा, क्योंकि लोगों की वजह से ही इंडिया बना है। ये चीज दिमाग में डाल लो। तो ये कहां पे इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। चलो, हाँ, द फाइनेंस बिल लोकसभा। However, राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट इन द बिल। राज्यसभा क्या कर सकता है? सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। 5% मत करो, आप 10% कर दो। राज्यसभा सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, उसके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है अप्रूव करने की। और कितने दिन के अंदर अप्रूव होना चाहिए? 75 डेज में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विद इन हाउ मेनी डेज फाइनेंस बिल हैज टू बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा? तो विद इन 75 डेज में अप्रूव्ड होना चाहिए, है या ना? ओके, अब फाइनेंस बिल के ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। एक तो आएगा आर्टिकल 110 रुपए दो, मतलब फाइनेंस बिल 110। दूसरा, फाइनेंस बिल कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोकसभा में। ये पूरे इंडिया की बात कर रहा है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, बट अप्रूव नहीं करेगी। और कितने दिन के अंदर अप्रूव होना चाहिए? 75 डेज के अंदर इसको अप्रूव होना चाहिए। नहीं हो तो ये लैप्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 75 डेज के अंदर, मतलब मैंने आज लाया फाइनेंस बिल, आपकी सभा बैठी है, मैंने आज लाया, आज नॉर्मल डिस्कशन होगा, कल उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होगा, वापस डिस्कशन होगा, तो ऐसे दिन जब तक चलेगा। बट आपको 75 डेज के अंदर उसको अप्रूव करना है कि हाँ मैंने पास कर दिया पूरे सेशन में। जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तब से 75 डेज के अंदर उसको अप्रूव करना पड़ता है सेशन में, तब आपका फाइनेंस बिल अप्रूव्ड हो जाता है, तब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता है। अगर सर कैंसिल हुआ तो फिर नहीं, नेक्स्ट बिल लाएंगे, फिर नया बिल। 75 डेज के अंदर नहीं लाया तो आपको नया बिल लाना पड़ेगा। क्यों पास क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब पास नहीं हुआ, इसका मतलब सामने वाली पार्टी को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमको ये बिल नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से मतलब ये बिल लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो नया बिल लाना पड़ेगा वापस। अगर पास नहीं हुआ 75 डेज का, इसका मतलब क्या है? उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, पार्टी ने, पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब आपको कैंसिल करना पड़ेगा, नया बिल लाना पड़ेगा। जैसे अभी देखो आपका ये फार्मर्स का बिल आया, फार्मर्स का बिल इंट्रोड्यूस किया, बीजेपी ने उसको क्या किया? एक्सेप्ट कर दिया, अप्रूव कर दिया, बट अदर पार्टी उसको ऑब्जेक्शन ले ली, इसलिए अभी तक वो क्या इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसका मतलब आपको नया लाना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो ध्यान रखना, जब इंडिया की बात करेंगे ना तो लोकसभा दिमाग में डाल दो। लोगों की वजह से इंडिया बना है, तो इसलिए लोगों के पास ही अथॉरिटी होनी चाहिए कुछ भी बिल पास करना है, फाइनेंस बिल। अब थर्ड अपना देखो, कॉन्सोलिडेट में अपन 3 चीजें पढ़ी। एक डिमांड फॉर ग्रांट्स, कि हमको इतना पैसा चाहिए हर मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री की बात करेगा तो डिमांड करनी पड़ती है, बट पूरे गवर्नमेंट की बात करो तो एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल पावर देता है गवर्नमेंट को विड्रॉ करने की, कहां से? कंसोलिडेटेड फंड से, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉ करना है तो लोकसभा की अथॉरिटी चाहिए होती है, यहां पे पावर मिलती है इसकी वजह से। और नेक्स्ट आता है फाइनेंस बिल। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें दूसरा, कॉन्टिजेंसी फंड। चलो, क्या टाइम हुआ? हाँ टाइम। अब कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है? देखो, एज पर द नेम सजेस्ट, एनी अर्जेंट, इतना इमरजेंसी आ चुका है कि पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो चुका है, अनफोर्सीन मतलब पता नहीं, इज मेड टू दिस फंड, द रुपीज 500 करोड़ फंड इज डिस्पोजेबल ऑफ द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट कितने तक पावर दे सकता है आपको? 500 करोड़ तक। इसका मतलब ये है कि मतलब ऐसा हो गया कि सुनो 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 गाँव वालों, ध्यान दो इधर, पहले बाद में लिख लो। ऐसा हो गया कि देश में आर्थिक मतलब अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है डाउन हो चुकी है। पैसा चाहिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने के लिए, मतलब आपके पास घर में गेहूं सब खत्म हो चुका है, पैसा नहीं है आपके पास कोरोना की वजह से। अब गवर्नमेंट को आपको पैसे देना नहीं इमीडिएटली, क्योंकि आप भूखे मर जाओगे सब लोग। तो गवर्नमेंट को अभी वो सेशन भगाना, सबको बुलाना, सेशन में पास करना इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कंडीशन इमरजेंसी है। तो इसमें से क्या प्रेसिडेंट के पास जाओगी? प्रेसिडेंट के पास पावर कब तक है? 500 करोड़ तक। आप गवर्नमेंट को बोलेगा तुम निकाल लो पैसा, जाओ, साइन देगा, आप निकाल लो उस फंड से, बाद में अपन अप्रूव कर लेंगे वो, पहले आप निकाल लो पैसा। किसके पास पावर होगी? प्रेसिडेंट की। बट आप इसमें से पैसा निकालोगे ना कॉन्टीजेंसी से, तो आपको वो पैसा तो कम हो जाएगा ना उसमें, नेक्स्ट टाइम वापस से सिचुएशन आ जाएगी तो उसमें पैसा नहीं रहेगा, फिर कंसोलिडेट फंड का पैसा निकाल के वापस इसमें डाला जाएगा, क्योंकि ये बाद में बिल लग सकता है ना आपको। तो इसमें लिखो, किधर गया, देखो, कॉन्टीजेंसी फंड, इसे कहते हैं इमरजेंसी फंड, इसे क्या कहते हैं? इमरजेंसी फंड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसमें से ऐसा कौन सा इमरजेंसी फंड है, तो ध्यान रखना कॉन्टीजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी फंड। प्रेसिडेंट आपको कितने तक दे सकता है? अप टू 500 करोड़। यहाँ पे 1000 रुपए की बात नहीं होगी, लाखों की बात नहीं होगी, गवर्नमेंट ही है, इधर करोड़ की बात ही होंगी। नहीं तो बोलिए सर 10 रुपए 20 रुपए नहीं। प्रेसिडेंट के पास जाओगे क्या, सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, लोगों को देना है, प्रेसिडेंट लाख मांगे आपको निकाल देगा। प्रेसिडेंट को मिलना पता है आपको प्रेसिडेंट का कितना होता है? मैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को मिला था अभी रिसेंटली 2 महीने पहले, अरे बाप रे क्या फैसिलिटी थी, साला अपन पढ़ लिख के क्या फायदा है। मतलब गवर्नर अंदर बेटा, सोचो पूरे एसी के रूम अंदर, मतलब उसके अंदर कम से कम 8 कुक्स होते हैं, 8 to 10 कुक्स। चाय चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करना, एक बंदा महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, वो बैठा है ऐसा एकदम, उसके आजू बाजू 8 to 10 कुक्स। सोचो ना, मेरे को आज पनीर की सब्जी बना दो, मेरे को आज ये सब्जी बना दो, आज मेरे को जूस ला दो, ये कितनी फैसिलिटी, सब खर्चा किसका है? गवर्नमेंट का है। वो बैठा है, 2-3 फोन, इधर फोन, एक प्यून ऐसा टैबल लेके रहता है, इधर कुछ हुआ सर, कुछ पानी बॉटल, आपको क्या चाहिए, एसी चालू 10-10, और इतनी लाइट होती है ना, मतलब आंखें, आप आंखें भी बंद करो ना, आपका अंधेरा नहीं होगा आंखों में, इतनी लाइट, मतलब झुंबर आप देखोगे वो लाइट, इतनी लाइट। इस क्लास में 8 लाइट, उसमें तो 50-50 लाइट होती है, इतनी बड़ी लाइट, ऐसे फोकस होते, क्या मतलब इंसान क्लैरिटी, एक फोटो भी निकालोगे वहां पे अपन इतने सफेद आएंगे कि आप सोचिए मत, आपके मम्मी पापा भी नहीं पहचानेंगे कि आप इतने गोरे हो, ऐसी क्लैरिटी वहां पे। 8 to 10 कुक्स अंदर, उसके बाद बाहर कम से कम 50 से 100 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, मतलब एक गेट होता है, पहले एंट्री चेक किया जाता है, वहां पे 20-25 पुलिस ऑफिसर, उसके अंदर वो एक गेट, वहां पे चेकिंग जाती है, वहां पे 20-25 ऑफिसर, उसके अंदर 20-25 ऑफिसर, फिर अंदर आपका उधर बैठे रहते हैं वो, और ऐसा उसका बड़ा रहता है एकदम। ही इज अ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। और जब भी निकलती है गाड़ी तो 10-10 गाड़ी उसके आस पास निकलती है, सोचो क्या उसकी लाइफ है। अपन क्या, वो तो पढ़े लिखे नहीं, अपन पढ़ लिख के भी। ओ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, मेरे फेसबुक पे भी फोटोज है उसके, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। और प्रेसिडेंट की बात करो जो इंडिया को प्रेजेंट कर होगा, इसकी हालत ऐसी है, इसकी फैसिलिटी इतनी दी है उनको, सिर्फ गवर्नर एक स्टेट की रिप्रेजेंट करता तो इतनी वैल्यू उसकी, पूरे इंडिया का प्रेसिडेंट की वैल्यू क्या होगी सोचो, उसको तो क्या क्या फैसिलिटीज मिलती होंगी, बाप रे। उधर तो मतलब मैंने उनको भी लेटर लिखा है, मतलब मैं ऐसे कहता हूँ, सोशल वर्क करता रहता हूँ, मेरे को मिलना अच्छा लगता है, मैं कुछ अपने जो एजुकेशन के बारे में उनको प्रेजेंट करता हूँ कि ऐसे चेंजेस होने चाहिए, इंप्रूवमेंट, इसलिए मैं गवर्नर के पास गया था। अभी मैंने प्रेसिडेंट को भी लिखा है लेटर, उनका भी रिप्लाई आ जाएगा तो उनको भी मिलने जाने वाला, पता होना चाहिए ना कैसे होती है लाइफ, अपन क्या जिए वो लाइफ क्या है। चलो कभी कभी लगता है पॉलिटिक्स में चले जाए, क्या मस्त जिंदगी है। अपन पढ़ लिखे इंसान मेहनत करके ये करते, और बिल कौन पास करता है? फाइनेंस बिल लोग पास करते हैं, जो बैठे हैं उधर, जिसके घर वाले कोई पॉलिटिक्स में होगा वो सब अच्छे है, सब बेटर है, एकदम बेस्ट है, बढ़िया हो, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वो छोड़ के बाकी सब वैसे। चलो तो कॉन्टीजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी फंड, प्रेसिडेंट कितने तक पैसा निकाल सकता है? अप टू 500 करोड़। अब जो पैसा निकला है वो कहां से लाना पड़ेगा? अब यहाँ पे तो कम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो पैसा कहां से आएगा, तब अपन भजन थोड़ी गाएंगे, तो अपने को ये पैसा कहां से लाना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड फंड से ये पैसा अपने को वापस यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड फंड ट्रांसफर फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम
कंसोलिडेटेड फंड, हाँ या ना? जो भी इसमें गैप आया है कॉन्टिजेंसी फंड में, उसको आपको कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकल के इसमें डालना पड़ेगा वापस, हाँ या ना? क्योंकि बाद में आपको वापस जरूरत लग सकती है इसकी। कॉन्टिजेंसी फंड हुआ। अब कौन सा है? पब्लिक अकाउंट। इसका नाम ही क्या है? पब्लिक। देखो यहाँ पर लिखा है दिस फंड इज अकाउंट फॉर फ्लोज फॉर दोस ट्रांजैक्शन वेयर द गवर्नमेंट इज मियरली एक्टिंग एज अ बैंकर। यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ बैंकर की भूमिका निभाता है कि मेरे पास पैसे को चले जाओ, मैं आपको दूंगा 2 दिन के बाद या 1 महीने के बाद। ये पैसा गवर्नमेंट का है क्या? ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, तो पब्लिक का है, इसलिए इसे पब्लिक अकाउंट कहते हैं। तो इसमें लोकसभा का अथॉरिटी नहीं चाहिए पैसा निकलने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है। ये लोकसभा के पैसे नहीं निकलेंगे इसमें से। चलो, दिस फंड इज नॉट बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट, दे हैव टू बी पेड बैक, उनको वापस करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट अप्रूवल, तो उससे पब्लिक अकाउंट कहता है। पब्लिक का पैसा अगर बोलेगी मुझे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी मेरा पैसा लेने के लिए, तो क्या फायदा? मुझे एक बात बताओ दोस्तों, सुनो सुनो सुनो, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास है और आपको आपका पैसा निकलना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ी, मतलब आपका क्या फायदा फिर पैसा रख के? वो तो आपका पैसा नहीं हुआ फिर। तो इसलिए ऐसे पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, आप पैसा निकाल सकते हो उसमें, हाँ या ना? ओके। इसमें फॉर एग्जांपल क्या होता है, आपका प्रोविडेंट फंड, पीएफ पता है क्या होता है? पीएफ मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है, मेरे को 30,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो उसमें से 5,000 प्रोविडेंट फंड के लिए जाता है। मतलब 20 साल के बाद जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, तब मेरे पास कुछ तो पैसा चाहिए, कुछ लमसम अमाउंट। तो बुढ़ा होने के बाद मेरे को पैसा कहाँ से आएगा? तब मेरे को कौन देगा पैसा? कौन मेरे को काम पे लेगा? तब मेरे को देखे कोई काम पे भी नहीं लेगा उस टाइम पे। तो इसकी वजह से ये जो मैंने प्रोविडेंट फंड जमा किया 20 साल से, वही मेरे लिए मदद होती है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये पैसा कौन संभालता है? गवर्नमेंट संभालता है, बुढ़े लोगों के लिए। अपन सब लोग तो बुढ़े होने वाले कुछ सालों के बाद, जवान थोड़ी रहेंगे अपन। जय जवान जय किसान। चलो, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इसमें, ये अपना बाकी नेक्स्ट टॉपिक है अभी, ये मत पढ़ो, जितना टाइम बोलते उतना ही पढ़ने का, या अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले अपन पूरा डिटेल में, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक पढ़ो। ओके, ये पूरा अभी नेक्स्ट इसमें अभी इमीडिएट। अब समझा आपको अपन ने क्या पढ़ा है ना? तो अपन ने पढ़ा 3 अकाउंट्स पढ़े। कौन से 3 अकाउंट? कंसोलिडेटेड फंड। फर्स्ट थिंग, क्लोज योर नोटबुक एंड बुक्स and open your eyes and look at me. Okay, बंद करो। तो ऑनलाइन हो आपको तो मैं कैसे देख सकता हूँ? आंख बंद करके जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के बिना कुछ नहीं होगा। 3 अकाउंट होते हैं, एक होता है पब्लिक अकाउंट, दूसरा होता है और तीसरा। इसमें से ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसको आपको इमरजेंसी में नीड होती है? कौन सा? कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। मेरे दोस्तों नाम अच्छे से लो ना, कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें से पैसे निकलने के लिए परमिशन चाहिए? कंसोलिडेटेड अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड। इसमें से ऐसा कौन सा अकाउंट है जो लोगों का पैसा होता है उसमें, जिसमें परमिशन नहीं चाहिए होती? ओके ओके। प्रेसिडेंट की पावर कब तक है? कितने पैसे तक निकल सकता है कॉन्टीजेंसी? और कॉन्टीजेंसी पैसे निकलने के बाद उसमें पैसा कम गिर जाएगा, तो पैसा कहां से लेंगे अपन? कंसोलिडेट से अपन वापस लेंगे। फर्स्ट इन बजट, इंडियन यूनियन बजट किसने प्रेजेंट किया था? विल्सन ने प्रेजेंट किया था। सबसे ज्यादा बजट किसने प्रेजेंट किए थे? देसाई ने किया था। देसाई जी, ओके जी, मैडम जी, देसाई ने किया था। ओके, 2 लोग उसमें एब्सेंट थे, एक नहीं आऊंगी और दूसरा था बहुगुणा, जिसमें बहुत गुण थे, हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन 112 और फाइनेंस बिल का 10 रुपए दो, हाँ या ना? फाइनेंस बिल कौन अप्रूव करता है?
नहीं, अप्रूव कहाँ पे करना पड़ता है? लोकसभा या राज्यसभा? कितने दिन के अंदर करना पड़ता है? 75 डेज के दिन पड़ता है। हाँ या ना? इसमें से ऐसा कौन सा बिल है जो गवर्नमेंट को पावर देता है विड्रॉ करने की पैसा? 3 बिल पढ़े थे अपन ने, एक फाइनेंस बिल, एक एप्रोप्रिएशन बिल एंड एक डिमांड फॉर ग्रांट, ये 3 पढ़े थे। इसमें से ऐसा कौन सा है जो गवर्नमेंट को पावर देता है पैसा निकलने की? एप्रोप्रिएशन बिल। किसी मिनिस्टर को पैसा चाहिए तो उसे क्या कहते हैं? डिमांड फॉर ग्रांट। गवर्नमेंट की बात करूं तो उसे एप्रोप्रिएशन बिल, वो पावर देता है गवर्नमेंट को पैसा निकालने की। हाँ या ना? यहां तक अपना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक अकाउंट हुआ, रेवेन्यू अभी अपन कल पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कल परसों अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल छोटा ही चैप्टर है, ठीक है? पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, स्टैटिक पार्ट ही है।